Hello everyone, 7th class students, how are you? Welcome back to my channel, रजनीश कौर। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 विंड, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। इससे पहले कि हम चैप्टर को पढ़ें, हमें विंड्स क्या होती हैं, स्टॉर्म्स क्या होते हैं और साइक्लोन्स क्या होते हैं, इनके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। सो व्हाट आर विंड्स? मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड। ओके, जब एयर में वेलोसिटी आ जाती है, स्पीड आ जाती है, फोर्स आ जाता है, मूव होती है एयर, तो उस मूविंग एयर को हम कहते हैं विंड्स। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट आर स्टॉर्म्स? स्टॉर्म्स होते हैं बेटा फास्ट विंड्स, रैपिड विंड्स, जो डिस्ट्रक्टिव होती हैं नेचर में। डिस्ट्रक्टिव यानी नुकसान करती हैं जो, ठीक है। तो इनकी स्पीड जो होती है बेटा वो 120 किलोमीटर पर आवर के आसपास होती है। और ये जो स्टॉर्म्स आते हैं, तूफान आते हैं, ये अपने साथ हैवी रेनफॉल लेकर आते हैं, या स्नोफॉल लेके आते हैं, या हेल स्टॉर्म्स गिरते हैं। ओके, अब बात करते हैं साइक्लोन्स की। तो ये विंड स्टॉर्म का भी बाप है। हैवी रेनफॉल होती है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं साइक्लोन्स नेचर में। और क्योंकि ये स्टॉर्म से भी ज़्यादा पावरफुल हैं, तो ऑब्वियस है इनकी जो स्पीड है वो 120 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो बात करेंगे चैप्टर के स्टार्टिंग में, उड़ीसा स्टेट का एग्जाम्पल दिया हुआ है। ईयर 1999 में उड़ीसा में सबसे पहले 18 अक्टूबर को साइक्लोन ने हिट किया, जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और जो स्पीड रही उस साइक्लोन की, दैट इज़ 200 किलोमीटर पर आवर। ओके, और फिर देखिए सेम ईयर 1999 में अगेन 29 अक्टूबर को बेटा फिर से उड़ीसा में जो साइक्लोन आया, और उसकी जो स्पीड थी वो पहले से भी ज़्यादा रही, दैट इज़ 260 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा ये जो साल था 1999, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट रहा उड़ीसा के लिए। ओके, इसने एग्रीकल्चरल नुकसान किया, लोगों की प्रॉपर्टी का नुकसान किया, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, सब कुछ इफ़ेक्ट हुआ इससे। और नियर अबाउट 45,000 हाउसेस जो थे स्मैश्ड हो गए, यानी वो ख़त्म हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। 7 लाख पीपल जो थे वो होमलेस हो गए, और लाइफ का लॉस होने के साथ साथ प्रॉपर्टी लॉस भी बहुत हुआ। तो ये जो पिक्चर आपको दी है ना बेटा फिगर 8.1 में, ये पिक्चर हमें उड़ीसा के उस साइक्लोन की दी गई है, जो हमें किसकी हेल्प से मिली है बेटा? हमें मिली है ये इंडिया मीटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट न्यू दिल्ली से। ओके, तो इसको अंडरलाइन कर लो। हमें इस तरह की इन्फॉर्मेशंस कौन देता है? जैसे फ्लड्स की, साइक्लोन्स की, टॉर्नेडोज की, है ना, स्टॉर्म्स की, रेनफॉल की। तो प्रीवियस चैप्टर में भी हमने पढ़ा था वो डिपार्टमेंट कौन सा होता है? मटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है। और इंडिया में कहाँ पर है ये बेटा? दिल्ली में। ओके, न्यू दिल्ली में है। ये आपका जीके का क्वेश्चन है, आपको माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमें इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स मिलने वाले हैं आगे। वो हैं व्हाट आर साइक्लोन्स, हाउ आर दे फॉर्म्ड, व्हाई आर दे सो डिस्ट्रक्टिव। ओके, तो चलो हम शुरू करते हैं चैप्टर को पढ़ना। तो विंड की डेफिनेशन भी दी हुई है लास्ट लाइन में, आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। ओके, नाउ 8.1 पढ़ेंगे हम। एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। ये एयर की प्रॉपर्टी है बेटा, कि एयर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है, किसी भी चीज़ के ऊपर ना प्रेशर डालती है। नाउ एक्टिविटी 8.1 जब हम करेंगे तो हमें हमेशा की तरह इसमें बॉइलिंग जो एक्ट है बॉइलिंग का, वो हमें इन द प्रेजेंस ऑफ किसी बड़े फैमिली मेम्बर, एल्डर के प्रेजेंस में करनी है एक्टिविटी। अगर स्कूल में हो तो आप टीचर के प्रेजेंस में करोगे ये। तो इसके लिए सबसे पहले आपने एक टिन कैन लेना है, उसको हाफ पानी से भरना है, और फिर पानी से फिल करने के बाद आपने उसको हीट करना है कैंडल फ्लेम की हेल्प से। और जैसे ही आपका वाटर बॉईल होना स्टार्ट होगा बेटा, तो आपने कैंडल को ऑफ कर देना है, ठीक है, ब्लो आउट कर देना है, उसे बंद कर देना है। और जो ढक्कन है, उसका लिड है टिन कैन का, वो आपने टाइटली उसको बंद कर देना है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम फ्रेश वाटर लेंगे, ओके, और उस कैन के आउटर सरफेस पे डालेंगे। तो उससे होगा क्या? उससे ये होगा जो आपको फिगर में दिखाई दे रहा है 8.2 में।
जो आपकी शेप है ना बेटा, डिस्टॉर्टेड, डिस्टॉर्टेड का मतलब होता है शेप बदल जाना, खराब हो जाना, है ना। देखो पहले कैसे टिन कैन था, आपको कैंडल फ्लेम के ऊपर दिख रहा है ना, लेकिन जब हमने उसको वाटर डाला, ठंडा पानी डाला उसके बाहर, तो देखिए वो किस तरह का हो गया। इससे पहले कि हम इसकी वजह जाने, इसका रीज़न जाने कि शेप क्यों बदल गई इसकी, थोड़ी सी हम और डिस्कशन कर लेते हैं एयर के बारे में, मूविंग एयर के बारे में। वो क्या है, आप सभी लोग पतंग उड़ाते हो ना, तो मुझे ये बताओ कि अगर पीछे से हवा आए तो क्या आपकी जो आप काइट उड़ा रहे हो, है ना, उस पर कोई इफ़ेक्ट होता है? या फिर आप बाइसिकल राइड कर रहे हो तो आपको कोई डिफ़िकल्टी होती है अगर आपके पीछे से हवा आए, अपोजिट डायरेक्शन से विंड आए, तो कोई मुश्किल होती है आपको? या फिर आप कोई बोट रोर कर रहे हो, ठीक है, नाव पे जा रहे हो, तो फिर अगर किसी डायरेक्शन से विंड आ रही है तो क्या वो आपको हेल्प करती है बोट को मूव करने में, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जब आप अपने दिमाग से सोचोगे तो आपको आंसर्स इनके खुद भी मिल जाएंगे, बिकॉज आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा। क्योंकि मूविंग एयर में ही काइट फ्लाई करती है तो ज़रूर हेल्प करती है ना। जिस तरह विंड की डायरेक्शन होगी बच्चे, उसी तरफ काइट जाएगी, जिस तरफ विंड की डायरेक्शन होगी उसी तरफ हेल्प मिलेगी बोट में। अपोजिट डायरेक्शन में आएगी तो वो हमें रोकेगी, अपोज करेगी। उसी तरह से हम अगर बाइसिकल चला रहे हैं तो जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं वहाँ विंड अगर पीछे से प्रेशर देती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन से है तो हमें थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है चलाने में। तो इन सारी एक्टिविटीज़ से क्या पता चलता है हमें बेटा, कहने का मतलब क्या है कि एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। ओके, तो एक और यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है बेटा आपकी बुक में कि जो हमारा बाइसिकल के टायर्स होते हैं उसमें एयर प्रेशर प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है, तभी हम उसको राइड कर सकते हैं प्रॉपरली रोड के ऊपर। लेकिन अगर एयर प्रेशर नहीं है प्रॉपर तो भी हमें प्रॉब्लम होगी, और अगर ज़्यादा है, एक्सेसिव है, तो क्या होगा, ये तो आपने देखा ही होगा, जो टायर है आपका वो बर्स्ट कर जाएगा, है ना, फट जाएगा। तो एक्सेसिव एयर होने की वजह से टायर जो बर्स्ट हुआ उसका कारण क्या था कि अगेन हेयर ये चीज़ कंफर्म होती है कि एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। आप ज़्यादा प्रेशर किसी चीज़ में डाल दोगे तो एयर को स्पेस ना मिलने के कारण वो चीज़ बर्स्ट हो जाएगी, है ना। अब हम पहले वाली एक्टिविटी की तरफ ध्यान दें ज़रा, कि पहले हमने जो टिन कैन के बाहर पानी डाला था तो उसकी जो शेप डिस्टॉर्ट क्यों होगी थी। हम अब इसमें आपकी बुक में एनसीईआरटी में ये भी बोला गया है कि अगर आपको टिन कैन नहीं मिलता तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, आप प्लास्टिक की बॉटल भी ले सकते हो, ठीक है। आप प्लास्टिक की बॉटल में भी जो गर्म पानी डाल सकते हो। हाँ, उसको हम हीट नहीं कर सकते ना, इसलिए हमने टिन कैन लिया। तो प्लास्टिक की बॉटल में जब हम गर्म पानी डालेंगे उसके ढक्कन को बंद कर देंगे टाइटली, और उसके बाहर से ठंडा पानी डालेंगे तो अगेन हम प्लास्टिक की बॉटल की शेप जो है वो भी चेंज हो जाएगी। आप ये अपने घरों में ईजिली कर सकते हो। अब देखिए इसके पीछे रीज़न क्या था, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है इस पैराग्राफ में, एज वाटर इज पोर्ड ओवर द कैन सम स्टीम इन द कैन कंडेंसेज इनटू वाटर, ठीक है। जैसे ही ठंडा पानी हम डालेंगे ना तो पानी, जो गर्म पानी कैन के अंदर था, है ना, जिसमें से स्टीम निकल रही थी, बॉइल्ड वाटर था, अब वो ठंडा हो जाएगा। तो जो स्टीम है वो ठंडा होने के बाद, आपने वाटर साइकिल में पढ़ा है ना कि वाटर वेपर्स जब बनते हैं ऊपर जाते हैं और कूल टेम्परेचर होने के कारण अगेन कंडेंसेशन के मेथड से वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। तो सेम प्रोसेस यहाँ होगा, बाहर से हम कूल वाटर पोर कर रहे हैं, डाल रहे हैं उसके ऊपर, तो जो इनसाइड स्टीम है वो कंडेंस होकर फिर वाटर ड्रॉपलेट्स बन गई। अब जब वाटर ड्रॉपलेट्स बन गई तो एयर के लिए स्पेस कम रह गई वहाँ पे, है ना। तो एयर के लिए स्पेस कम है तो यानी एयर प्रेशर वहाँ कम है, लेकिन बाहर एयर प्रेशर ज़्यादा है, तो क्या होगा, तो ये होगा कि उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाएगी। ओके, तो दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस एक्टिविटी। नाउ अगेन इट कन्फर्म्स दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, चाहे वो बाहर से एक्सर्ट हुआ हो लेकिन एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। नाउ 8.2 में हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन विंड एंड एयर प्रेशर। कैसे, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं, बेसिक समझा दूं इसका पहले ही, कि जब विंड्स की स्पीड हाई होती है ना बेटा तो वहाँ पर प्रेशर लो होता है एयर का। ओके, अब ये देखिए, ये लड़का क्या कर रहा है, बॉटल में ब्लो कर रहा है।
आपने एक पेपर लेना है बेटा, उसको क्रम्पल करना है, एक छोटा सा साइज की बॉल जैसी बना देनी है आपने, और आपने उस एम्प्टी बॉटल के जो एम्प्टी बॉटल का माउथ है उससे भी छोटी बॉल बनानी है ना। तो देन होल्ड द एम्प्टी बॉटल ऑन इट्स साइड एंड प्लेस द पेपर बॉल जस्ट इनसाइड इट्स माउथ। आपने साइड से पकड़ना है और उसके माउथ में वो पेपर बॉल रख देनी है। नाउ ट्राई टू ब्लो ऑन द बॉल टू फोर्स इट इनटू द बॉटल। आप ब्लो करोगे, ठीक है, ताकि वो जो आपकी पेपर की जो छोटी सी बॉल है वो अंदर की तरफ चली जाए बॉटल में, है ना। तो ट्राई द एक्टिविटी विद बॉटल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। अलग अलग साइज़ की बॉटल्स ले सकते हो आप। चैलेंज योर फ्रेंड्स इफ़ दे कैन फोर्स। और अपने फ्रेंड्स को ही बड़ा मज़ा आएगा, एक गेम हो जाएगी आपकी कि आप अपने फ्रेंड्स को भी इसमें शामिल कीजिए और देखिए कि कौन कौन है जो बड़े इजीली या किसी को मुश्किल आ रही है उस पेपर बॉल को बॉटल के माउथ से एंटर करवाने में। तो पहेली और बुझो ये सोच रहे हैं, उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है, वाई इज़ इट डिफ़िकल्ट टू फोर्स द पेपर बॉल टू द बॉटल। ठीक है, ये ऐसा क्यों? अगर देखो साइज़ छोटा है माउथ में और आप ब्लो कर रहे हो तो इजीली अंदर चली जाएगी, लेकिन साइज़ बड़ा है, थोड़ा टाइट फिटेड है, तो आपको ज़्यादा एयर ब्लो करनी पड़ेगी। तो इस एक्टिविटी को करने का मतलब यही है कि हम लोग ब्लोइंग के थ्रू एयर प्रेशर कॉज कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो जो आपका जो क्रम्बल्ड बॉल साइज्ड जो पेपर है वो अंदर चला जाए, है ना। नेक्स्ट एक्टिविटी देखो 8.3 में, ब्लो द बैलून्स। आपने 2 बैलून फुलाने हैं भाई इक्वल साइज़ के, ठीक है। पुट अ लिटिल वाटर इनटू द बैलून्स। बैलून्स के अंदर आपने थोड़ा सा पानी डालना है। नाउ ब्लो अप बोथ द बैलून्स एंड टाई ईच वन टू अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में बांध दिया आपने। हैंग द बैलून्स 8 to 10 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन अ साइकिल स्पोक पे भी कर सकते हो आप, स्टिक पर भी हैंग कर सकते हो उनको, लेकिन उनके बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए बेटा? 8 से लेके 10 सेंटीमीटर के बीच में। नाउ व्हाट डिड यू एक्सपेक्ट? व्हाट हैपन्स? क्या होगा? ट्राई डिफरेंट वेज ऑफ ब्लोइंग ऑन द बैलून्स टू सी व्हाट हैपन्स। तो ये तो जब आप करोगे तभी आपको पता चलेगा कि इसमें क्या होने वाला है। नाउ एक्टिविटी 8.4 में देखिए, कैन यू ब्लो एंड लिफ्ट। आपने एक पेपर की स्ट्रिप लेनी है, उसको पकड़ना है, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर वाइड होनी चाहिए, ओके, पेपर स्ट्रिप। कैसे पकड़ना है? बिटवीन योर थम एंड 4 फिंगर एज शोन इन द फिगर 8.5। नाउ ब्लो ओवर द पेपर। आइए देखते हैं 8.5 में। इस तरह से पकड़ना है आपने और फिर ब्लो करना है उसमें। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन टू द पेपर? एयर फिल होगी उसमें। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द ऑब्जर्वेशंस एक्टिविटी 8.2, 8.3, 8.4। इन सब की ऑब्जर्वेशंस क्या हैं? क्या सोचते हो आप? आप ये सोचते हो दैट इंक्रीज्ड विंड स्पीड इज अकम्पेन्ड बाय अ reduced एयर प्रेशर। नाउ व्हेन वी ब्लो इनटू द माउथ ऑफ द बॉटल, जब हमने ब्लो किया था बेटा एक्टिविटी में बॉटल के माउथ पे, द एयर नियर द माउथ हैज़ हायर स्पीड, है ना। तो माउथ, जो बॉटल का माउथ था उसके पास एयर की स्पीड ज़्यादा थी, तो इससे क्या हुआ? दिस डिक्रीजेज द प्रेशर देयर। प्रेशर कम हो गया स्पीड ज़्यादा होने के कारण। द एयर प्रेशर इनसाइड द बॉटल इज हायर देन नियर द माउथ। द एयर इनसाइड द बॉटल पुशेस द बॉल आउट। जो बॉटल के अंदर बॉल थी वो बॉटल के अंदर एयर प्रेशर ज़्यादा होने के कारण क्या हुआ? बाहर की तरफ आ गई। इन एक्टिविटी 8.3 में आप देखोगे कि जब आपने बिटवीन द बैलून्स ब्लो की एयर, दे मूव्ड। वहाँ पर आपकी एयर स्पीड ज़्यादा होने के कारण हाउ कुड दिस हैपन? एक दूसरे की तरफ कैसे मूव किए? दिस कुड हैपन इफ़ द प्रेशर ऑफ द एयर बिटवीन द बैलून्स वर समवट रेड्यूस। तो जो उनके आउटसाइड सरफेस पे ज़्यादा प्रेशर था, उन्होंने उनको फोर्स किया और वो दोनों टूवर्ड्स ईच अदर मूव करने लगे, ओके। द प्रेशर आउटसाइड द बैलून्स वुड देन पुश देम टूवर्ड्स ईच अदर। तो इसका मतलब क्या है बेटा कि जहाँ पर हमने विंड की स्पीड, एयर की स्पीड बढ़ाई, ठीक है, तो वहाँ पर एयर प्रेशर कम हो गया। और हमेशा आप ये बात रखो कि जो चीज़ें हैं वो हाई टू लो की तरफ मूव करती हैं, ठीक है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। नाउ इन एक्टिविटी 8.4 you saw that when you blew over the paper strip it went upwards। जैसे आपने पेपर स्ट्रिप में ब्लू किया, वो पहले तो नीचे थी,
जैसे ब्लू का हवा उसमें डालने की कोशिश की तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव की. तो अगेन दिस कुड हैपन इफ ब्लोइंग ओवर द पेपर reduce the air pressure above the strip. ओके, तो जो नीचे ज़्यादा था एयर प्रेशर तो उसने उसको ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में पुश किया. नाउ वी सी दैट द इंक्रीज्ड विंड स्पीड इज इंडीड अकम्पेन्ड बाय अ reduced एयर प्रेशर. अंडरलाइन दिस. ओके, इस लाइन को आप लोग हाईलाइट करो, अंडरलाइन करो. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी स्पीड को हम इंक्रीज करेंगे तो वो किसको फॉलो करेगी साथ में? रिड्यूस्ड एयर प्रेशर को. ओके, नाउ कैन यू इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ हाई स्पीड विंड्स ब्लू ओवर द रूफ्स ऑफ बिल्डिंग्स. तो वहाँ पे क्या होता है, जब रूफ्स में हाई स्पीड विंड है तो एयर प्रेशर कम है, ठीक है, तो नीचे एयर प्रेशर जो है वो ज़्यादा है, तो वो पुश करेगा रूफ को ऊपर की तरफ और छतें उड़ जाती हैं फिर, है ना. यही कारण होता है. तो साइंस को अप्लाई करो. इफ़ द रूफ्स वर वीक दे कुड बी लिफ्टेड एंड ब्लोन अवे, है ना. हमें लगता है कि तेज़ हवा उड़ा के ले गई, लेकिन कारण उसका क्या था? रिड्यूस्ड एयर प्रेशर, है ना. क्योंकि हाई स्पीड होने के कारण नीचे स्पीड कम है, ऊपर एयर प्रेशर रिड्यूस हो गया हाई स्पीड होने के कारण, और नीचे एयर की स्पीड कम है तो वहाँ पे एयर प्रेशर ज़्यादा है, तो रूफ वीक थी, कमज़ोर थी, उसने लिफ्ट किया, ठीक है, हाई एयर प्रेशर ने नीचे से ऊपर की तरफ, और ऊपर तो वैसे ही एयर प्रेशर कम है ज़्यादा एयर स्पीड होने के कारण, तो वो दे ब्लोन अवे. ओके, उड़ गई छतें. नाउ यू ऑलरेडी नो दैट व्हेन एयर मूव्स इट कॉल्ड विंड. हाँ, ये आपको पता चल गया. तो एयर मूव्स फ्रॉम, एक और चीज़ आपको हम बता दें, एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज़ हाई टू द रीजन वेयर द प्रेशर इज़ लो. थोड़ी देर पहले मैंने ये लाइन रिपीट की थी कि जहाँ एयर प्रेशर ज़्यादा होगा उसी तरफ से मूवमेंट होगी एयर की टूवर्ड्स द लो एयर प्रेशर रीजन. ओके, तो जहाँ ज़्यादा दबाव है ना हवा का, वहाँ से कम दबाव की तरफ. द ग्रेटर द डिफरेंस इन द प्रेशर द फास्टर द एयर मूव्स. बट हाउ आर द प्रेशर डिफरेंसेस क्रिएटेड इन नेचर? इज द डिफरेंस इन टेम्परेचर इन्वॉल्व्ड? क्या इसमें टेम्परेचर डिफरेंस भी इन्वॉल्व होता है? द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस. इसके लिए हम और एक्टिविटीज़ करेंगे. 8.3 देखिए, एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग. जो एयर है बेटा ये हीट करने पर एक्सपैंड करती है. तो आपने एक बॉइलिंग ट्यूब लेनी है. स्ट्रेच अ बैलून टाइटली ओवर द नेक ऑफ द ट्यूब. आप क्या करोगे? यू कैन यूज़ अ टेप टू मेक इट टाइट. नो, आपने गर्म पानी लेना है एक बीकर में और बॉइलिंग ट्यूब के बीच में डालना है विद द बैलून इन द हॉट वाटर. ऑब्जर्व फॉर 2-3 minutes फॉर एनी चेंज इन द शेप ऑफ द बैलून. नाउ टेक द ट्यूब आउट, लेट इट कूल डाउन टू द रूम टेम्परेचर. ठंडा होने दें. टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अनदर बीकर एंड प्लेस द ट्यूब विद द बैलून इन कोल्ड वाटर फॉर 2-3 minutes. ऑब्जर्व द चेंजेस इन द शेप ऑफ द बैलून. फिर आप देखिए उसकी शेप कैसे चेंज होती है. Now think and try to answer what makes the balloon inflated when the boiling tube is placed in hot water. है ना, कि क्या चीज़ थी वो जिसने उसको इन्फ्लेट किया, यानी उसका साइज इंक्रीज किया. Why is the same balloon deflated when the tube is kept in cold water? तो इसका मतलब सीधा सीधा आपको आंसर मिल रहा है मेरी बातों से कि जब हम गर्म करते हैं किसी चीज़ को तो चीज़ें एक्सपैंड होती हैं. So can we infer from the first observation that air expands on heating? Yes, sure. This is very much right. Can you now state what happens to the air in the boiling tube when it cools down? आगे देखिए. The next activity is very interesting. This will make you understand more about hot air. अब hot air के बारे में हमने activities करनी है. देखो बेटा, ये बहुत ही रियलिस्टिक एक्टिविटी है, आप इसको कर सकते हो. कि आपने क्या लेना है इसके लिए? 2 पेपर बैग्स लेने हैं, ठीक है. एम्प्टी पेपर कप्स भी ले सकते हो आप, सेम साइज की, साइज सेम होना चाहिए. हैंग द 2 बैग्स इन द इन्वर्टेड पोजीशन ऑन द 2 ends ऑफ अ मेटल और वुडन स्टिक. इन्वर्टेड पोजीशन का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे उल्टे रखने हैं आपने, ठीक है. क्लोज्ड वाली साइड ऊपर होनी चाहिए पेपर बैग्स की, और जो माउथ है उनका वो नीचे की तरफ होना चाहिए. नाउ टाई अ पीस ऑफ थ्रेड इन द मिडल ऑफ द स्टिक
होल्ड द स्टिक बाय द थ्रेड एज इन अ बैलेंस, जैसे एक बैलेंस होता है ना, वेइंग बैलेंस, उसकी तरह आपने उस स्टिक को होल्ड करना है. नाउ पुट अ बर्निंग, आपने जलती हुई वहाँ पर कैंडल रख देनी है नीचे एक बैग की, ठीक है, वन ऑफ द बैग, दोनों के नहीं, एक बैग के नीचे, जैसे फिगर में बताया आपको. नाउ ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स, देखिए क्या होता है. वाई इज द बैलेंस ऑफ द बैग्स डिस्टर्ब्ड, क्यों डिस्टर्ब हुआ, हमने तो वो इक्वल रखा था. डज दिस एक्टिविटी इंडिकेट दैट वार्म एयर राइजेज अप, ऑब्वियसली जिसके नीचे हमने कैंडल फ्लेम जलाई है बेटा, वहाँ पे हॉट एयर जा रही है, ठीक है. तो हमें एज द वार्म एयर राइजेज अप, ये उसकी प्रॉपर्टी है, इट पुशेज द बैग अबव द कैंडल. नाउ डज द डिस्टर्बेंस ऑफ द बैलेंस सजेस्ट दैट द वार्म एयर इज लाइटर देन द कोल्ड एयर. यस, दिस इज वेरी मच राइट. रिमेंबर दिस ऑलवेज दैट वार्म एयर इज लाइटर देन द कोल्ड एयर. ओके, यही कारण है बेटा कि जो धुआं निकलता है ना, स्मोक, गाड़ियों से गरम गरम धुआं निकलता है जो, इट ऑलवेज राइजेज अप, क्योंकि जो लाइट चीज़ें हैं वही राइज करती हैं, हैवी वाली नीचे की तरफ आती हैं. ऑल्सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट ऑन हीटिंग द एयर एक्सपैंड्स एंड ऑक्यूपाइज मोर स्पेस. ऑब्वियस है, जब कोई चीज़ एक्सपैंड होगी तो उसे स्पेस भी ज़्यादा चाहिए. व्हेन द सेम थिंग ऑक्यूपाइज मोर स्पेस इट बिकम्स लाइटर. ओके, तो when the warm air is therefore lighter than the cold air, underline करो, that is the reason that the smoke goes up. तो ये आपको आपका आंसर मिल गया, why smoke goes up. Now in nature there are several situations where warm air rises at a place. The air pressure at that place is lowered. Okay, the cold air from the surrounding areas rushes in to fill its space. ये जो हमने पिछले चैप्टर में लैंड ब्रीज, सी ब्रीज किया, वहाँ पे यही बेसिक फैक्ट था, बेसिक रीज़न यही था वहाँ पे, है ना. क्या था कि हॉट एयर राइज होती थी और नीचे जो एयर प्रेशर कम हो जाता था, तो हाई प्रेशर से जो कूल एयर थी वो उसकी जगह ले लेती थी, है ना. दिस सेट्स अप कन्वेक्शन इन एयर एज यू लर्नड इन चैप्टर नंबर 4, हीट में पढ़ा था आपने. नाउ 8.4 देखिए आप, विंड करेंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ. कि जो विंड करेंट्स हैं ये किस तरह से पैदा होते हैं, ये जनरेट कैसे होते हैं, क्योंकि हमारी जो अर्थ है उसकी अनइवन हीटिंग होती है, मतलब एक जैसी हीटिंग नहीं होती, अनइवन यानी ऑड, ठीक है. कहीं से ज़्यादा गर्म है हमारी अर्थ, कहीं से कम गर्म है. अब इसका रीज़न मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ, है ना. ज्योग्राफी की तरफ हम चलते हैं. आप ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, मैं आपको पहले इस अर्थ के डायग्राम में लेकर आ रही हूँ. नाउ लुक दिस फिगर 8.8. यहाँ देखो बेटा, द विंड फ्लो पैटर्न बताया गया है अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ का. हमारी अर्थ की शेप कैसी है, स्फेरिकल है ना. तो यहाँ पर सेंटर में जो आपको लाइन नज़र आ रही है, दिस इज इक्वेटर, और जो एंड्स में आपको दिख रहे हैं दे आर पोलर रीजन्स, है ना. तो यहाँ पर जैसे मान लो सन है, इस तरफ एक तरफ सन है इक्वेटर के साथ में दूर में, है ना. तो वहाँ पे जैसे ही जो सनलाइट है वो इक्वेटर पे अगर सीधी डायरेक्ट पड़ रही है ना, दोपहर के टाइम पे, तो लेकिन जो हमारे पोलर रीजन्स हैं वहाँ पर ये स्लैंटिंग रेज पड़ रही हैं, तो वहाँ का टेम्परेचर बहुत कम है ना. 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता ही नहीं है. उसके आसपास के एरियाज में भी 0 to 30 डिग्री सेल्सियस तक रहता है लो टेम्परेचर, है ना. तो वहाँ पे कूल एरिया है, लेकिन इक्वेटर में तो बहुत टेम्परेचर है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि सन की जो रेज है वो प्रॉपर अर्थ को हीटअप नहीं कर रही, अनइवन हीटिंग हो रही है. तो ये चीज़ मैं आपको समझाना चाहती थी, ड्यू टू द शेप ऑफ आवर अर्थ, और ड्यू टू द रोटेशन भी कह सकते हो आप. नाउ लुक हियर, यू माइट हैव लर्न, ये ज्योग्राफी में आपने पढ़ा हुआ है ना. द वार्म एयर राइजेज एंड द कूलर एयर फ्रॉम द रीजन्स इन द 0 to 30 डिग्री वाले लैटिट्यूड्स जो मैंने आपको बताई आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर हैं, वहाँ से वो एयर चलती है. दीज विंड्स ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ एंड द साउथ टूवर्ड्स द इक्वेटर. नॉर्थ से भी आती है इक्वेटर की तरफ ये ऐसी विंड्स, और साउथ से भी जाती हैं, क्योंकि
कोल्डर एरिया से एयर मूव करेगी बिकॉज वहाँ पे एयर प्रेशर ज़्यादा है। तो मैंने पीछे पढ़ाया ना आपको, एयर मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो। तो जो ठंडे इलाके हैं वहाँ पे एयर प्रेशर ज़्यादा है क्योंकि एयर की स्पीड कम होती है वहाँ पे। और फिर वहाँ से जो है मोर एयर प्रेशर से आपकी जो विंड्स हैं वो नॉर्थ और साउथ पोल से किस तरफ आती हैं, इक्वेटर की तरफ आती हैं। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे देखो, पहेली और बूझो कह रही हैं, आई वंडर वाई, पहेली जी कह रही हैं, आई वंडर वाई द विंड्स शोन इन द फिगर आर नॉट इन द एग्जैक्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। इस चीज़ को समझो। देखो आपको ये रेड कलर के मार्क जो मार्क किए हुए हैं डायरेक्शंस, ये एग्जैक्ट नॉर्थ साउथ नहीं है ना, साउथ नॉर्थ नहीं है। क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि रोटेशन ऑफ आवर अर्थ कि हमारे जो अर्थ की रोटेशन है वो इसका कारण है बेटा। ठीक है, कि अर्थ की रोटेशन के कारण जो जो डायरेक्शन ऑफ विंड्स हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस में डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो इसका कारण आपका लिखा भी हुआ है यहाँ पे, देखिए लास्ट लाइन में, अ चेंज इन डायरेक्शन इज हाउएवर कॉज्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ। अगर अर्थ रोटेट नहीं कर रही होती ना तो एग्जैक्ट डायरेक्शन होनी थी। नाउ बी इज अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, कि अब अनइवन हीटिंग लैंड और वाटर, ये मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी पढ़ाया था कि ये फैक्ट है साइंटिफिक कि लैंड एरिया जो है ये जल्दी वार्म होता है और जल्दी ही ठंडा होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर। ओके, हमारा जो लैंड एरिया है, पानी का कंपैरिजन करें तो ये पानी से जल्दी गर्म भी हो जाता है और जल्दी ठंडा भी हो जाता है। तो ये वाला जो फैक्ट है ना, ये लैंड ब्रीज के लिए भी था। तो दिस कॉजेज द विंड्स टू फ्लो फ्रॉम द ओशंस टुवर्ड्स द लैंड। ठीक है, जब लैंड एरिया गर्म होगा दिन के समय में तो क्या होगा कि सी टू लैंड जो एयर है वो चलेगी, और एट नाइट जब ठंडा होगा तो क्या होगा, लैंड टू सी एयर करंट्स जाएंगे। तो इस तरह से जो विंड करंट्स हैं वो जनरेट होते हैं। ओके, नाउ द वर्ड मॉनसून इज ड्राइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड जिसको हम बोलते हैं मौसम, which means season. In winter, the direction of the wind flows get reversed. It flows from the land to the ocean. I want to know what these winds do for us. यहाँ पे बूझो कह रहा है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये हवाएं हमारे लिए क्या करती हैं। तो बेटा, the winds from the oceans carry water and bring rain. It is a part of the वाटर साइकिल। विंटर्स की बात करें तो बेटा जो डायरेक्शन होती है विंड की, दैट फ्लोज गेट्स रिवर्स्ड। जैसे समर में हमने बात की थी ना, समर में हमने क्या बोला था कि सी टू लैंड चलती हैं। ठीक है, हवाएं, क्योंकि लैंड की जो क्वालिटी है बेटा वो वाटर से पहले वार्म होती है और वाटर से पहले ही कूल होती है। तो समर्स में जैसे सी टू लैंड चलती थी, तो अब जो है विंड फ्लो करेगी रिवर्स डायरेक्शन में, दैट इज़ इट फ्लोज फ्रॉम लैंड टू द ओशन। ओके, तो अब इसके माइंड में क्या क्वेश्चन आ रहा है पूछोगे, आई वॉन्ट टू नो दैट दीज विंड्स डू फॉर अस। वो कहता है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये हवाएं हमारे लिए क्या करती हैं। स्टूडेंट्स, द विंड्स फ्रॉम द ओशंस कैरी वाटर एंड ब्रिंग रेन। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल। ओके, बिकॉज जो मॉइस्चर, जो वाटर प्रेजेंट होता है एयर में, उसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी, और जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है उतनी ही ज़्यादा बारिश अच्छी होती है। यही कारण है कि रेनी सीजन में जो हमारा एटमॉस्फेयर है दैट इज़ ह्यूमिड होता है वो, है ना। तो द मॉनसून विंड्स कैरी वाटर एंड इट रेन्स। नाउ क्लाउड्स ब्रिंग रेन एंड गिव अस हैप्पीनेस। जो क्लाउड्स हैं वो बारिश लेकर आते हैं और हमें क्या देते हैं, खुशी देते हैं। हमारा मन बहुत खुश हो जाता है ना। इससे ज़्यादा खुशी किसको मिलती है, फार्मर्स इन आवर कंट्री। वाई? बिकॉज दे डिपेंड मेनली ऑन रेन्स फॉर देयर हार्वेस्ट। तो आपको पता ही है इंडिया का जो एग्रीकल्चर है दैट इज़ अबव 60% डिपेंडेंट अपॉन मानसून। ओके, देयर आर मैनी फोक सॉन्ग्स एसोसिएटेड विद क्लाउड्स एंड रेन। सिंग एंड एन्जॉय विद योर फ्रेंड्स। इफ़ यू नो सच अ सॉन्ग, हियर इज़ वन फॉर यू। तो आप इस सॉन्ग को एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। देन these are the pictures which are showing you
The uneven heating of land, especially the Rajasthan desert, generates monsoon winds from southwest direction in summer. देखिए समर्स में इसकी डायरेक्शन क्या है, साउथ वेस्ट. ओके. देन 8.10 में अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड बता रखी है बच्चे, जहाँ पर वाटर इन विंटर जनरेट विंड्स फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट कोल्डर लैंड. Now these colder winds carry little water, hence bring small amount of rain. तो ये किस तरह से winds जो हैं ये बारिश लेकर आती हैं. What is the role of winds in raining? It is depicted in these pictures of India. Okay. Then we will do. However, it is not always a happy ending. Rain often create problems. कैसे? If excessive rains were there, there may be floods. Okay. Floods cause destruction, a lot of loss to the property and life also. So, can you list some of the problems like floods, landslides, loss of vegetation, loss of property, okay, loss of life, even life. तो आप देखते हो ना हर साल इंडिया में कोई ना कोई ऐसा कॉर्नर ज़रूर रहता है, आप टीवी पे न्यूज़ देखते हो कि जब एक्सेसिव रेन की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है. नाउ यू कैन डिस्कस ऑल दीज थिंग विद योर टीचर और स्टूडेंट्स और योर फ्रेंड्स ऑल्सो. ओके. In nature itself there are certain situations that can sometimes create disasters like earthquake, landslide, tsunami, cloudburst and pose threat to humans, animals and their plant life. Now let's study two such situations, thunderstorm and cyclone के बारे में पढ़ेंगे. Now thunderstorm जो है भाई इसके नाम से पता चलता है थंडर यानी लाइटनिंग के साथ और लाउड नॉइस के साथ आता है, ये ऐसा स्टॉर्म है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं थंडर स्टॉर्म. ओके. ये कहाँ पर होता है ये याद रखने वाली बात है, अंडरलाइन कीजिए. Thunderstorms develop in hot, humid, tropical areas. Okay, like India. India tropical area है. क्यों? क्योंकि बेटा आप अगर अर्थ का डायग्राम देखोगे तो जो इक्वेटर के आसपास की 2 लाइन्स हैं. ओके. तो इक्वेटर के आसपास की 2 लाइन्स चाहे वो अपवर्ड डायरेक्शन में हो या डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो, तो वहाँ पर जो हमारा एनवायरनमेंट रहती है, किस तरह का वेदर रहता है, ट्रॉपिकल रहता है. तो हमारा इंडिया की लोकेशन कहाँ है, अबव द इक्वेटर. ओके. तो वो ट्रॉपिकल रीजन आता है, इसलिए हमेशा याद रखना इंडिया इज़ अ ट्रॉपिकल कंट्री. नेवर फॉरगेट दिस, इंडिया इज़ अ ट्रॉपिकल कंट्री. देन हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज में थंडरस्टॉर्म्स आते हैं. द राइजिंग टेम्परेचर्स प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड्स. नाउ ये जो विंड्स हैं ये कैरी करती हैं बेटा वाटर ड्रॉपलेट्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, जहाँ पे वो फ्रीज हो जाती हैं एंड फॉल डाउन अगेन, चाहे वो हेल स्टॉर्म्स की फॉर्म में आए चाहे वो स्नो की फॉर्म में आए. द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ द फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स अलॉन्ग विद द राइजिंग एयर क्रिएटिंग लाइटनिंग एंड साउंड. ठीक है. ये जो स्विफ्ट वाटर ड्रॉपलेट्स आती हैं विद लाइटनिंग एंड हाई साउंड, this create an event and that event is known as thunderstorm. Now it is clear to all of you. Now you will read about lightning in higher classes. Now look at this box. If a storm is accompanied by lightning, we must take the following precautions. कौन सी लेनी है हमने during thunderstorm? डो नॉट टेक शेल्टर अंडर एन आइसोलेटेड ट्री. एक अकेले पेड़ के अंदर आपने शेल्टर नहीं लेना, वहाँ खड़े नहीं होना. इफ़ यू आर इन अ फॉरेस्ट, टेक शेल्टर अंडर अ स्मॉल ट्री. डो नॉट लाई ऑन द ग्राउंड. ओके. ग्राउंड के ऊपर भी आपने वहाँ पर लाई नहीं करना. अगर आप किसी जंगल में हो तो आप एक छोटे से पेड़ का शेल्टर ले सकते हो. डो नॉट टेक शेल्टर अंडर एन अम्ब्रेला विद अ मेटालिक एंड. अगर आपके पास कोई अम्ब्रेला है और उसका मेटालिक एंड है, आपने उसका शेल्टर भी नहीं लेना. Do not stare near a window. Then open garages, storage sheds, metal sheds and not safe places to take shelter. आपने बेटा किसी विंडो के पास भी नहीं बैठना है. ओके. तो आपने ओपन गैरेजेस, स्टोरेज शेड्स, मेटल शेड्स, ये सारे सेफ नहीं हैं आपके लिए शेल्टर लेने के लिए, खड़े होने के लिए. अ कार और अ बस इज़ अ सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर.
आप किसी बस में या कार में बैठ सकते हैं। इफ़ यू आर इन वाटर, अगर आप पानी में हो, गेट आउट एंड गो इनसाइड अ बिल्डिंग, फटाफट वहाँ से निकलिए और किसी बिल्डिंग के अंदर चले जाइए। तो दीज आर द प्रिकॉशंस ड्यूरिंग लाइटनिंग। नाउ हाउ अ थंडरस्टॉर्म बिकम्स अ साइक्लोन, कैसे एक थंडरस्टॉर्म साइक्लोन का रूप ले लेता है। You know that water requires heat when it changes from liquid to vapor state। आप सभी जानते हो हम वाटर को जब तक हीट नहीं करेंगे वो लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में नहीं चेंज होगा। डज द वाटर गिव बैक हीट व्हेन वेपर कंडेंसेस इनटू लिक्विड, क्या ये जो हमारा वाटर है अगर हम इसको हीट करेंगे तो ये हमें वेपर देगा, लेकिन ये जो वेपर हैं क्या वापस हमें लिक्विड देते हैं? येस, आफ्टर कूलिंग दे कंडेंस इनटू अगेन वाटर ड्रॉपलेट्स, है ना। स्टीम जो है वो कूलिंग के बाद फिर से वाटर ड्रॉपलेट बन जाती है। कैन यू रिकॉल एनी एक्सपीरियंस टू स्पॉट दिस? येस, आप अपने घर में कर सकते हैं ये। वाटर बॉईल कीजिए, स्टीम बनेगी, उसको किसी लिड से ढक दीजिए। आफ्टर सम टाइम जब आप लिड को उठाओगे तो आपको वहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स मिलेंगी। तो यहाँ पर आपने देख लिया दोनों ही तरह से कैसे लिक्विड से वेपर स्टेट में चेंज हुआ, कैसे वेपर स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज हुआ। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ अ साइक्लोन, ये मैं आपको समझाऊंगी डायग्राम के थ्रू। द सेंटर ऑफ अ साइक्लोन इज काम एरिया, मतलब जो सेंटर होता है साइक्लोन का वो बड़ा शांत सा एरिया होता है, वहाँ किसी तरह का शोर नहीं होता। इट इज़ कॉल्ड द आई ऑफ द स्टॉर्म। तो याद रखो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय द सेंटर ऑफ अ साइक्लोन, व्हाट डू यू कॉल द सेंटर ऑफ अ साइक्लोन? दैट इज आई ऑफ द स्टॉर्म। तो अ लार्ज साइक्लोन इज वायलेंटली रोटेटिंग मास ऑफ एयर इन द एटमोसफियर, 10 to 15 किलोमीटर हाई होता है ये ग्राउंड से। द डायमीटर ऑफ द आई वेरीज फ्रॉम 10 to 30 किलोमीटर तक फैला होता है ये सेंटर। इट इज़ अ रीजन फ्री ऑफ क्लाउड्स एंड हैज़ लाइट विंड्स, बहुत हल्की हल्की हवाएं होती हैं सेंटर में, और यहाँ पे कोई भी बादल नहीं होते। अराउंड दिस काम एंड क्लियर आई देयर इज़ अ क्लाउड रीजन ऑफ अबाउट 150 किलोमीटर इन साइज। ओके, इसके आसपास के रीजन में लगभग 150 किलोमीटर में क्लाउड रीजन होता है। इन दिस रीजन देयर आर हाई स्पीड्स विंड, हाई स्पीड विंड्स होती हैं 150 to 250 किलोमीटर पर आवर, और थिक क्लाउड्स होते हैं, हैवी रेन होती है। अवे फ्रॉम दिस रीजन द विंड स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीजेस, ठीक है, इसके बाहर जो विंड स्पीड कम हो जाती है। द फॉर्मेशन ऑफ अ साइक्लोन इज वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। अ मॉडल इज शोन इन फिगर 8.11। आइए पहले मॉडल देख लेते हैं। यस, दिस इज द मॉडल ऑफ साइक्लोन। अब बेटा यहाँ देखो जरा, ये आपको आई नज़र आ रही है, नीचे जहाँ 10 to 30 किलोमीटर लिखा है, इतने एरिया में ये सेंटर ऑफ द स्टॉर्म है, इसको आई बोलते हैं। ठीक है, काम एरिया है बिल्कुल, यहाँ पे बिल्कुल लाइट विंड्स होती हैं और कोई क्लाउड्स नहीं होते। जैसे जैसे ये विंड ऊपर जाती है ना, फिर 10 to 15 किलोमीटर तक ऊपर हाई स्पीड में आउटफ्लो होता है विंड्स का, और ये हाई स्पीड में जो आउटफ्लो होता है विंड्स का, दैट इज़ नोन एज स्टॉर्म। ओके, तो ये साइक्लोन जो है, थंडरस्टॉर्म साइक्लोन का रूप ले लेता है बेटा, और यहाँ पर जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ क्लाउड्स बहुत थिक होते हैं, घने बादल होते हैं, और खूब ज़्यादा हैवी रेन होती है। ओके, तो ये डायग्राम आपको एग्ज़ाम में बनाना है, इसको ध्यान से देखिए। फॉर्मेशन ऑफ अ साइक्लोन इसमें बताई गई है, किस तरह से जहाँ से सेंटर है इसका आई, बड़ा ही काम एरिया से स्टार्ट होकर एक हाइट पे जाकर थिक क्लाउड होते हैं, और जहाँ पे स्पीड जो होती है एयर की ज़्यादा हो जाती है और एयर प्रेशर लो होता है। मैंने पहले भी आपको समझाया था कि क्या रिलेशन है विंड और एयर प्रेशर का, कि जब कभी हाई स्पीड होगी विंड्स की तो वहाँ पे एयर प्रेशर जो लो होगा। ओके, तो नेक्स्ट आप देखो, ये पिक्चर्स आपको दिखाई गई हैं यहाँ पे। द इमेज ऑफ द आई ऑफ अ साइक्लोन, देन राइजिंग वाटर कॉज्ड बाय अ साइक्लोन, किस तरह से जो वेव्स हैं साइक्लोन के कारण इतनी हाई जाती हैं। तो ये हमें न्यू दिल्ली में जो मटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ना इंडिया का, वो देता है ये सारी इन्फॉर्मेशन और पिक्चर्स। तो ये जीके का क्वेश्चन है, इसको अंडरलाइन करो। देन क्या क्या नुकसान होता है भाई डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय साइक्लोन से? वेरी डिस्ट्रक्टिव होती हैं, स्ट्रॉन्ग विंड्स जो होती हैं वो स्टॉर्म को 100 किलोमीटर्स तक लेकर जाती हैं। दीज आर द फर्स्ट इंडिकेशन। अभी देखा आपने न्यूज़ में मुंबई में कितना नुकसान हुआ है ना। उसके बाद फिर से कहते पश्चिम बंगाल में कैलकाटा में फिर से तूफान आएगा, है ना। द वाटर वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय द विंड आर सो पावरफुल दैट अ पर्सन कैन नॉट ओवरकम देम। इतना फोर्स
का मुकाबला करना हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन इज क्रिएटेड बाय दीज साइक्लोन्स। द लो प्रेशर इन द आई लिफ्ट्स द वाटर सरफेस इन द सेंटर। ठीक है, आई में आपको पता है लो प्रेशर होगा, अगर विंड की स्पीड ज़्यादा हुई तो ये वाटर सरफेस को सेंटर की तरफ पुश करेगा, क्योंकि बाहर एयर प्रेशर ज़्यादा है ना, तो जहाँ ज़्यादा एयर प्रेशर है वहाँ से लो की तरफ जाएगा वाटर। द राइजिंग वाटर में बी हाई एज 3 to 12 मीटर्स, इतनी हाइट होती है उन वेव्स की। नाउ इट अपीयर्स लाइक अ वाटरफॉल, जैसे कि एक वाटर वॉल होती है, पानी की दीवार खड़ी हो गई जैसे शोर पे, है ना। एज अ रिजल्ट द सी वाटर एंटर्स द लो लाइंग कोस्टल एरियाज, और इस तरीके से ये जो पानी है ना वो लो लाइंग कोस्टल एरियाज, दूर दूर जगहों पे जो लोग रहते हैं समुद्र के किनारे, वहाँ फैल जाता है। एंड कॉजिंग स्वेयर लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, एकदम से फैलता है इसलिए लोगों को संभलना नहीं मिलता, प्रॉपर्टी का लॉस होता है, उनकी लाइफ का लॉस होता है। इट ऑल्सो रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, मिट्टी जो है जितनी टॉप मोस्ट सॉइल ही होती है, ह्यूमस वाली जो फर्टाइल होती है वो भी सारी बह जाती है। कंटिन्यूस हैवी रेनफॉल में फर्दर वर्सन द फ्लड सिचुएशन। ओके, अगर हैवी रेनफॉल कंटिन्यूस हो रहा लगातार, और भी सिचुएशन जो है वो वर्स हो जाती है, ख़राब हो जाती है बेटा, फ्लड की सिचुएशन बन जाती है। तो आप सब बच्चे अच्छे से जानते हो जैसे हाई स्पीड विंड्स अकम्पेनिंग अ साइक्लोन कैन डैमेज हाउसेज, टेलीफोन्स एंड अदर कम्युनिकेशन सिस्टम, है ना। लाइट भी चली गई भाई, अब हमारा फ़ोन भी ख़राब हो गया, डिसकनेक्ट हो गया, है ना, पेड़ भी गिर गए इधर उधर, कॉजिंग ट्रमेंडस लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो ये सारा नुकसान हुआ आपको इससे। अब हम देखते हैं साइक्लोन को यूएसए में बेटा। ठीक है, ये आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, आप नोट कर लो, पेंसिल उठाओ, लिख लो बुक पे। यूएसए में साइक्लोन को हरिकेन बोलते हैं। डिफरेंट वर्ल्ड के पार्ट से, इंडिया में साइक्लोन को साइक्लोन ही बोलते हैं, ओके। यूएसए में हरिकेन बोलते हैं, और जापान और फिलीपाइंस में बोलते हैं बेटा टाइफून, ओके। ये बात आपने याद रखनी है, एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है ना। नेक्स्ट देखो, ये डायग्राम पूरा बताया हुआ है आपको, इसको अच्छे से स्टडी करो। उसके बाद यहाँ देखो, डायमीटर ऑफ अ टॉर्नेडो कैन बी स्मॉल एज अ मीटर एंड एज लार्ज एज अ किलोमीटर। अब ये कह रहा है, हम टॉर्नेडोज के बारे में पढ़ेंगे, इस टेबल को बाद में पढ़ते हैं, पहले देखते हैं टॉर्नेडोज क्या हैं। इन आवर कंट्री दे आर नॉट वेरी फ्रीक्वेंट, हमारी कंट्री में इतने फ्रीक्वेंट नहीं है। ठीक है, अगर डेफिनेशन आती है आपको पेपर में लिखने के लिए टॉर्नेडो की, तो आप ये लिखोगे, अ टॉर्नेडो इज अ डार्क फनल शेप्ड क्लाउड दैट रीचेज फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड। देखो ये स्काई से आता है ग्राउंड की तरफ, है ना, साइक्लोन ग्राउंड से गया था ना ऊपर, अब टॉर्नेडो इससे उल्टा है। ठीक है, डार्क कलर का होता है, ये फनल शेप्ड होता है, जैसे फनल की शेप होती है, फनल शेप्ड क्लाउड है ये, जो स्काई से ग्राउंड की तरफ आता है। मोस्ट ऑफ द टॉर्नेडोज आर वेरी वीक, लेकिन जो वायलेंट टॉर्नेडो है बेटा उसकी स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर होती है। ये आप एमसीक्यू के लिए तैयार कर लो क्वेश्चन कि वायलेंट टॉर्नेडो की कितनी स्पीड से ट्रैवल कर सकता है वो। नाउ टॉर्नेडोज में फॉर्म विद इन साइक्लोन्स, साइक्लोन्स के साथ साथ टॉर्नेडो भी बन सकते हैं। द होल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज वल्नरेबल टू साइक्लोन्स, पर्टिकुलरली द ईस्ट कोस्ट, जो ईस्ट कोस्ट है भाई वहाँ पे साइक्लोन्स बहुत आते हैं। द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज लेस वल्नरेबल टू साइक्लोनिक स्टॉर्म्स बोथ इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द साइक्लोन्स। तो वेस्ट में जो मुंबई में आया था आपका, या जैसे गुजरात वाला एरिया हो गया, कच्छ वाला एरिया हो गया, है ना, महाराष्ट्र का एरिया हो गया, केरला का हो गया, यहाँ पे कम लेस वल्नरेबल है एज कम्पेयर टू ईस्ट, ईस्ट में ज़्यादा है। 8.7, अब ये बॉक्स देख लेते हैं बेटा। इस बॉक्स में डायमीटर टॉर्नेडो का बताया हुआ है कि 1 मीटर से छोटा भी हो सकता है और 1 किलोमीटर से बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, द फनल ऑफ अ टॉर्नेडो सक्स सारी डस्ट, डेब्रीज, एवरीथिंग। जो आपने छोटे छोटे टॉर्नेडोज तो आपने अपने स्कूल के प्लेग्राउंड में भी देखे होंगे, गोल गोल घूमते हैं, तो आप कैसे बोलते हो, भूत आ गया, भूत आ गया। भूत नहीं होता वो, ठीक है, वो टॉर्नेडो का ही एक फॉर्म होता है जो अपने अंदर जो भी चीज़ें आते हैं उनको विंड वेलोसिटी के साथ रोटेट करता जाता है ना। तो आई सॉ द क्लाउड कमिंग एंड ट्राई टू टेक शेल्टर इनसाइड, बट एज सुन एज आई रीच्ड फॉर द डोर नॉब द हाउस टुक ऑफ इनटू द स्काई। आई वॉज नॉट हर्ट एट ऑल, कोई नुकसान नहीं होता। आप इसको रीड करिए। आफ्टर द स्टॉर्म वी हैड टू क्लीन द डेब्रीज फ्रॉम द वीट फील्ड, वी पिक्ड अप स्प्लिंटर्ड बोर्ड्स एंड ट्री ब्रांचेस। ये सब हम डेड चिकन्स, फेदर्स उठाते हैं जब ये चला जाता है। तो अ टॉर्नेडो शेल्टर इज़ अ रूम सिचुएटेड डीप इनसाइड और अंडरग्राउंड हैविंग नो विंडोज। ओके,
और अदरवाइज इट इज़ बेटर टू शट विंडोज़ एंड टेक शेल्टर अंडर अ टेबल, एक टेबल के अंडर, वर्क बेंच के अंडर, वेयर डेब्रीज कैन नॉट रीच, वहाँ पर शेल्टर लेना ज़्यादा अच्छा है. वन हैज़ टू बो डाउन ऑन नीज प्रोटेक्टिंग हेड एंड नेक यूजिंग आर्म्स. जिस तरह से इस पिक्चर में बताया हुआ है कि ये किस तरह से अपने आप को टॉर्नेडो से बचा रहा है, इस पोस्चर में आपने बैठ जाना है. ओके बच्चे, तो लास्ट देखते हैं हम इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स कौन से हैं जो हमने लेने हैं. अ साइक्लोन 4, ये बेटा आपको लेंदी क्वेश्चंस में 4-5 मार्क्स में आ सकता है. इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स ध्यान से सुनेंगे. अ साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्निंग सर्विस आती है ना. पहले से हमें जैसे कौन सा डिपार्टमेंट मैंने बताया, मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, वो हमें बता देता है कि साइक्लोन आने वाला है या किस तरह की सिचुएशन होने लगी, वार्निंग मिल जाती है. तो ध्यान रखें वार्निंग का. रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ वार्निंग्स. Then construction of cyclone shelters in cyclone prone areas and administrative arrangements for moving people fast to safer place. तो इन सभी चीज़ों से हम बच सकते हैं साइक्लोन से. ओके, इमेज ऑफ टॉर्नेडो देखिए, थिक क्लाउड है, फनल शेप्ड है, इट रीचेज फ्रॉम स्काई टू द ग्राउंड. बाकी वी हैव लर्नड ऑल स्टॉर्म्स हैव लो प्रेशर सिस्टम. जितने भी स्टॉर्म्स हमने पढ़े हैं उनमें लो प्रेशर सिस्टम है. विंड स्पीड प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ स्टॉर्म्स. It is therefore important to measure the wind speed. The instrument that measures the wind speed is called anemometer. Underline this. अभी भी आएगा 7th में, 8th में भी आएगा, 9th में भी आएगा, 10th में भी आएगा. 4 साल आपके साथ चलने वाला है ये इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, इसलिए अभी से 7th क्लास में इसको दिमाग में बिठा लो कि जो विंड की इंटेंसिटी को मेजर करता है इंस्ट्रूमेंट, दैट इज नोन एज अनीमोमीटर. हाँ बेटा, अब इसके साथ एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल, लास्ट टॉपिक रह गया हमारा. वी शुड नॉट इग्नोर द वार्निंग्स. ठीक है, जो मटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट हमें टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर्स के थ्रू वार्निंग देता है, हमें उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए, बहादुर नहीं बनना चाहिए. नहीं तो हमारी बहादुरी जो है हमें महंगी पड़ जाएगी. नाउ वी शुड मेक नेसेसरी अरेंजमेंट टू शिफ्ट द एसेंशियल हाउस होल्ड गुड्स, डोमेस्टिक एनिमल्स एंड व्हीकल्स एक्सेट्रा टू सेफर places. Now avoid driving on roads through standing water as floods may have damaged the roads and keep ready the phone numbers of all emergency service. आपके पास होने चाहिए, पुलिस का भी, फायर ब्रिगेड का भी, मेडिकल सेंटर्स का भी. तो ये सारे प्रिकॉशंस जो हैं वो आपको ही बचाएंगे, हमें ही बचाएंगे, हमारी सेफ्टी के लिए हैं. सम अदर प्रिकॉशंस इफ़ यू आर स्टेइंग इन अ साइक्लोन हिट एरिया, अगर तुम उसी एरिया में हो जहाँ पे साइक्लोन हिट कर रहा है तो क्या करना है आपने. Do not drink water that could be contaminated. Always store drinking water for emergencies. ठीक है, आपने घर पे जो पानी है उसको बॉईल कर लो, बॉईल के बाद फिल्टर कर लो. आपने गंदा कंटेमिनेटेड पानी नहीं, क्योंकि वाटर सप्लाई भी तो इफेक्ट हो जाएगी ना साइक्लोन से. नो, डू नॉट टच वेट स्विचेज एंड फॉलन पावर लाइन्स. गीले स्विचेस को आपने टच नहीं करना है ना, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो सकता है. नॉट, डू नॉट गो आउट जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन. मज़े के लिए बाहर नहीं जाना. डू नॉट प्रेशराइज द रेस्क्यू फोर्स बाय मेकिंग अंडर डिमांड्स. ठीक है, आपने रेस्क्यू फोर्स को प्रेशर नहीं डालना डिमांड कर करके, जो आपको ज़रूरी भी नहीं है. कॉपरेट एंड हेल्प योर नेबर्स एंड फ्रेंड्स. कॉपरेशन और हेल्पफुल नेचर जो है वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है ऐसी कंडीशंस में, जो आपका होना चाहिए, हम सबका होना चाहिए. नेक्स्ट 8.8 एडवांस टेक्नोलॉजी हैज़ डेवलप्ड. इन दिनों क्या है, बेटर प्रोटेक्टेड है हम लोग. इतने नहीं मरते जितने पहले मरते थे 10-15 साल पहले. इन द अर्ली पार्ट ऑफ द लास्ट सेंचुरी रेजिडेंट्स में हैव हैड लेस देन अ डे टू प्रिपेयर एवैक्यूएट देयर होम्स. लोगों के पास ना एक दिन भी नहीं होता था भागने का. तो आज की दुनिया अलग है उससे. थैंक्स करो सैटेलाइट्स का, रडार्स का, साइक्लोन अलर्ट का, साइक्लोन वॉच का, जो 48 आवर्स में आपको एडवांस में बता देती है, स्टॉर्म और साइक्लोन की वार्निंग दे देती है ना. तो 24 आवर्स एडवांस जब आपको पता चल जाता है, 48 आवर्स एडवांस पता चल जाता है आपको. द मैसेज इज ब्रॉडकास्ट एवरी आवर और हाफ आवर व्हेन अ साइक्लोन इज नियरर द कोस्ट. जैसे जैसे साइक्लोन पास आता रहता है आपको मैसेज कन्वे होता रहता है. सेवरल नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कोऑपरेट टू मॉनिटर द साइक्लोन रिलेटेड डिज़ास्टर्स. बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे वो हमारी लोकल, नेशनल हो, इंडिया की हो, चाहे पूरे वर्ल्ड की हो, इंटरनेशनल, सभी कोऑपरेट करती हैं, मॉनिटर करती हैं, जांच इसकी करती रहती हैं कि जो साइक्लोन रिलेटेड डिज़ास्टर हैं उन पर सर्वे करती हैं, उन पर रिसर्च वर्क करती हैं.
तो दिस इज़ योर चैप्टर। ये चैप्टर इतना डिफिकल्ट नहीं है, वीडियो को बार बार सुनिए तो आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। नाउ कीवर्ड्स देखिए, दीज आर द कीवर्ड्स, वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज इन द चैप्टर। व्हाट यू हैव लर्नड, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपने पढ़ने हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। यस बेटा, इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।